हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो स्टार्ट करते हैं। आगाज़ में हिस्ट्री का जो सेगमेंट है PYQs, इस पे हम देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट PYQs है जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, अब उनके एयर भी मैंने इस पे मेंशन कर रखे हैं। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि ये जो हिस्ट्री के PYQs हैं आपको AMU और JMI के एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश केम टू इंडिया एज आ, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उसके पीछे उनका मेन पर्पस क्या था। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के अंतर्गत आप लोग आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर लगाया है बहुत बढ़िया। अगर उन लोगों का आंसर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उसके पीछे किस तरीके से वो आए थे, तो ध्यान रखिएगा वो आए थे एक ट्रेडर के जरिए से। और जिन लोगों ने ट्रेडर इसमें लगाया है तो समझ लीजिए थम्स अप उनके लिए। अब ध्यान रखिए, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए हैं वो 1600 में आए हैं, ठीक, और 1600 से लेके वो 1947 तक इंडिया में रहे। तो अप्रोक्सीमेटली कितने साल तक रहे? 347 ईयर्स तक रहे। अब जब शुरुआत में ये लोग आए थे तो इनका मेन पर्पस क्या था? इंडिया में आके ट्रेड करना। अब इनका जो मेन पर्पस था इंडिया में आके ट्रेड करना, लेकिन जब ये धीरे धीरे यहां पर आने लगे, यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट लेने लगे, तब इनके मन में लड्डू फूटा। लड्डू फूटा तो इसका मतलब क्या था? यहां पर ये और अपने आप को फैलाना चाहते, तो करने आए थे ट्रेड, आके यहां पर करने लगे रूल। कैसे हटे, क्या हुआ, वो अलग की बात है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया में ब्रिटिशर्स एक ट्रेडर के तरीके से आए थे। जब उनको यहां पे लगा बहुत सारे बेनिफिट अवेलेबल हैं तो वो यहां पर ट्रेड करने के साथ साथ यहां की टेरिटरी को एक्वायर किया और यहां के रूलर बन गए। कितने साल तक इंडिया में रहे? 347 ईयर तक रहे। कब आए थे? 1600 में आए थे। कब गए? 1947 में। सिंपल, इजी, धमाधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बाय हिंदुइज्म स्टार्ट इन इंडिया, बाय हिंदुइज्म इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से, अगेन 30 सेकंड में दूंगा। ठीक है, जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया है 1861, थम्स अप अगेन। देखिए, बाय हिंदुइज्म जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है? 1861 में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बाय हिंदुइज्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है। हो सकता है कई लोगों को इसका मतलब पता हो, लेकिन हो सकता है कई लोगों को इसका मतलब ना हो। इसके कई अलग अलग मीनिंग लिखते हैं, लेकिन जब आप लोगों को पता होगा कुछ लोग हिंदुइज्म में होते हैं जो विष्णु जी को मानते हैं और कुछ लोग होते हैं शिव जी को मानते हैं। तो जब ये तरह का क्लासिफिकेशन होने लगा, वैष्णविज्म और शैविज्म, जब कुछ लोग विष्णु भगवान के भक्त हो गए और कुछ लोग जब शिव भगवान के भक्त हो गए, तो ये जो बाइफर्केशन हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय हिंदुइज्म बोल देते हैं। और ये कब से इंडिया में स्टार्ट हुआ? 1861 से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, बाय हिंदुइज्म में कभी कभी एक डिफिनेशन और ली जाती है कि लोग हिंदू को मानते हैं लेकिन दूसरे धर्मों से भी प्रेरित हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जैसे कि बुद्धिज्म। ठीक, तो बाय हिंदुइज्म एग्जैक्टली क्या है? शैविज्म है एंड वैष्णविज्म। वैष्णविज्म, तो जब लोग विष्णु जी को मानने लगे और जब लोग शिव जी को अलग अलग भक्ति करने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय हिंदुइज्म। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1861 में। सिंपल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल डिवीजन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ, बंगाल डिवीजन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ। जल्दी से 10 सेकेंड आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक सी बात है, बंगाल डिवीजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था। अब इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो बंगाल था जब ब्रिटिशर्स यहां पे थे तो वो दो इतना बड़ा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया था, ये बताया कि जो बंगाल है ये हमारा बहुत बड़ा है, इसमें हम अलग एक तरीके से इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको अच्छे तरीके से हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर अच्छे नहीं हो पा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम क्या काम कर रहे हैं कि बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको बोल देंगे हम लोग ईस्ट बंगाल और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेस्ट बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि रियल में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, मतलब अच्छे तरीके से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसके लिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन रियल में पर्पस ये नहीं था।
रियल में पर्पस क्या था? एक्चुअली जो ईस्ट बंगाल था यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मतलब यहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे, और यहां पर वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा रहते थे। तो अगर ये डिवाइड ना होता तो सब कुछ मिला हुआ था, तो हिंदू मुसलमान मिल के रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये क्या सोचा कि अगर हिंदू मुसलमान साथ में रहेंगे तो ये ब्रिटिशर्स के लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या काम किया, जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कब किया? 1905 में किया। क्यों किया? ताकि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग तरीके से रहने लगे, और इसी को हम लोग बंगाल डिवीजन के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन साहब ने इसको डिवाइड करवाया था। कौन थे भैया? लॉर्ड कर्जन। बहुत ही निहायती गलीज्म किस्म के इंसान थे, जिनकी मंशा में ही बहुत गलाजत भरी हुई थी। इज दैट क्लियर? 1905 बंगाल डिवीजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने यहां पर और भी डाले हुए हैं जिसको आप देख सकते हो। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 20 जुलाई 1905, डिसीजन ऑफ पार्टीशन बंगाल अनाउंस बाय द लॉर्ड कर्जन। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको जो बात बताई उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये वाले रीजन में ज्यादातर कौन रहता था? ये वाला हल्का वाला जो था, इसमें मुस्लिम्स रहते थे, और इस वाले में हिंदूज रहते थे। ठीक है, गॉट दैट माय पॉइंट? ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कोई घबराने की बात एकदम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगेन 10 सेकेंड, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब देखिए, जिन लोगों ने इसका आंसर बदरुद्दीन तैयब जी लगाया है, क्या लगाया है? बदरुद्दीन तैयब जी लगाया है, तो उनको थम्स अप, बिकॉज उनका ये आंसर एकदम सही है। अब ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या? ध्यान रखिएगा, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो ये हमारे ब्रिटिशर्स क्या थे? एनिमी थे ना। तो हमारे जब इंडियंस के ब्रिटिशर्स एनिमी हैं, तो इनसे लड़ने, हमारे दुश्मन है, तो इनसे लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा? कोई एक आदमी नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1885 में। 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब पूरे इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे वो सब इस पार्टी के मेंबर थे। तो जो 1885 में एक पार्टी बनाई गई जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। एक तरफ ये पार्टी थी और दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटिशर्स, जो कि हमारे कॉमन एनिमी थे। अब जो ये पार्टी थी, इसके साथ होता क्या था कि इस पार्टी की मीटिंग 1885 के बाद हर साल होती थी एक जगह पर, और उसका कोई ना कोई हेड होता था। जैसे इसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके हेड कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब इसके पहले हेड थे, जिनकी इमेज आप इनके यहां पे देख सकते हो। उसके बाद हर बार इसके हेड बदला करते थे। तो जब उसके बाद जब सबसे पहले जब कांग्रेस का जो सेशन होता था, जो हर साल इसकी मीटिंग होती थी, उसमें एक बार मुस्लिम्स के सबसे पहले लीडर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड बने थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है? 1885 में। सबसे पहले उसके हेड कौन बने? WC बनर्जी साहब। और उसके बाद पहले मुस्लिम कौन बना? बदरुद्दीन तैयब साहब। यहां पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका मेन पर्पस क्या था कि ब्रिटिशर्स, जो कि हमारे कॉमन एनिमी है, उनके अगेंस्ट में देश को आजाद करवाना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आई होप की बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सिस्टम village headman was given the responsibility to collect the revenue and paying it to the company? वो कौन सा ऐसा सिस्टम था कि जिसमें विलेज हेडमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी? किस चीज की? कि भैया वो रेवेन्यू कलेक्ट करे और कंपनी को दे दे। जैसे अब कंपनी का मतलब यहां पे क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या? ब्रिटिशर्स। इतना बस ध्यान में रखो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम लोग कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गांव के पास आए, गांव में बहुत सारे लोग थे, उस गांव का एक हेडमैन था, मतलब जिसको कहते हैं मुखिया, एक हेडमैन था। उससे बोला कि भैया ऐसा है, गांव से जितने भी लोग हैं XYZ, सबसे तुम्हें पैसा इकट्ठा करना है, और वो जब पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा होकर तुम्हारे पास आ जाए तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके तुम्हें हमको दे देना है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं?
ब्रिटिशर्स, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जान रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक गांव में आई, उसने उस गांव के जो हेडमैन थे उनको बुलाया, कहा ऐसा है कि अब हम हर पर्सन के पास टैक्स कलेक्ट करने नहीं जाएंगे, हम तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम सबसे टैक्स कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद तुम हमें वापस पहुंचा देना। ये एक सिस्टम था। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? राइट, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, रैयत वाली सिस्टम बोलते हैं, महाल वाली सिस्टम बोलते हैं, या मुनरो सिस्टम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाल वाली। यहां पे महाल का मतलब ही होता है हेडमैन के, मतलब हेडमैन होता है, ठीक। तो महाल वाली सिस्टम ये बोलता था। अब एग्जैक्टली बाकी के भी तो सारे सिस्टम है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने यहां पर एक स्लाइड लगी हुई है, उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जमींदारी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जमींदारी सिस्टम जो थी वो किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, 1793 में स्टार्ट किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। ये कहां कहां पर अप्लीकेबल होती थी? बंगाल में हुई, बिहार में हुई, उड़ीसा में हुई, बनारस में हुई, ये यहां पर होती थी। उसके बाद होता क्या था कि इसमें जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। इसमें होता क्या था कि एक पर्सन को जमींदार बना दिया जाता था और बोला जाता था कि ये लैंड जो है वो तुम्हारी है, लेकिन इस पर जो टैक्स का कलेक्शन है वो तुम लेके आओ और उसका एक मेजर पोर्शन तुम ब्रिटिशर्स को दे दो और एक छोटा सा पोर्शन तुम रखे रहो। जमीन तुम्हारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारे ही नाम से रहेगी, लेकिन इस पर जो टैक्स का कलेक्शन है वो किसके पास आएगा? ब्रिटिशर्स के पास आएगा। तो खाली नाम मात्र के लिए हुई थी। और आपको ध्यान में होना चाहिए, इसी वजह से जो जमींदार वर्ड आया वो यही आया है। जो जमींदारी सिस्टम था उसमें एक बहुत बड़ी सी लैंड का ओनर किसी एक पर्सन को बना दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? कि जमींदार है। जमींदार लैंड का ओनर हो गया, लैंड पर जितने भी लोग थे उनसे टैक्स कलेक्ट करता था कौन? जमींदार। और जमींदार उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन अपने पास रखता था और ज्यादातर पैसा किसको दे देता था? ब्रिटिशर्स को। और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? जमींदारी सिस्टम बोलते थे। और जमींदारी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1793 में स्टार्ट हुआ है। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा है रैयत वाली सिस्टम। रैयत वाली सिस्टम में रैयत का मतलब होता है किसान, RYOT, इसका मतलब होता है किसान। तो जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वेन एवर ब्रिटिशर्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली विद द विलेज किसान रैयत, इट इज नोन एज द रैयत वाली सिस्टम। तो जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम जो किसान हो तुम हमें डायरेक्टली पेमेंट दोगे, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोला गया? रैयत वाली सिस्टम बोला गया। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस मुनरो ने 1820 में किया था। कहां कहां पर हुआ था? मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, असम एंड कुर्ग में हुआ था। बाकी सारी बातें लिखी हुई हैं, बिकॉज मैंने आसान लैंग्वेज में तुमको बता दिया है, तो तुम्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट था महाल वाली सिस्टम। किसने स्टार्ट किया था? विलियम बेंटिंग साहब ने किया था। अब हो क्या रहा था रैयत वाली सिस्टम में कि हर एक किसान के पास जाना क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो हर एक किसान के पास मत जाओ। तुमने क्या काम किया? उस गांव के जितने भी किसान थे उन सबका कोई एक हेड था, विलेज हेडमैन जिसको बोला गया, जो ब्रिटिशर्स ने जाके उस हेडमैन से बात कर ली, ठीक है। और उसको क्या बोला था? महाल बोला जाता था। अब उससे जब हमने कांटेक्ट कर लिया, अब वो बंदा जाता था सारे किसानों से पैसा कलेक्ट करता था, पैसा कलेक्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स को दे देता था। इसको क्या बोलते थे? महाल वाली सिस्टम। कब स्टार्ट हुआ? 1833 में स्टार्ट हुआ है। कहां कहां पर स्टार्ट हुआ था ये सब देख सकते हैं आप इसके बारे में। गॉट इट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ इन। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को कब ब्रेक किया? अब एग्जैक्टली ये सॉल्ट लॉ क्या है इसको जानने के लिए यहां पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है। 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। एक्चुअली हो क्या रहा था? तो जिन लोगों ने, पहले तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, 1930 का आंसर है, राइट, 1930 का आंसर है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा था यहां पे देखने वाली बात है कि 1930 आते आते ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर इतना ज्यादा सप्रेशन करने लगे थे, इतना ज्यादा उनको परेशान करने लगे थे कि नमक तक पर टैक्स लगा दिया था, नमक तक पर टैक्स लगा दिया था। और इंडियंस उनसे बोलते थे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत करो, तुम ये गलत करो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। नमक तक पर टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जिसमें हो क्या रहा था कि इंडियन से यह आग्रह किया गया था कि आप लोग जानबूझकर जितने भी लॉ हैं ब्रिटिशर्स के उसको डिसओबे करिए, उनके लॉ को मत मानिए।
और यही था। अब जैसे वहां पे एक लॉ बना हुआ था कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स था, कोई भी आदमी अपना पर्सनल सॉल्ट नहीं क्रिएट कर सकता था। तो गांधी जी ने क्या बोला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लॉ को नहीं मानना है। तो गांधी जी ने कहा भाई अब नहीं मानना है, तो उसकी स्टार्टिंग क्या हुई, सबसे पहले गांधी जी गए, उन्होंने सॉल्ट जाके बनाया, और बनाने के बाद सॉल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रेक किया तो पूरी कंट्री में क्या स्टार्ट हो गया, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। और ये कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से एक बार बता दूं, गांधी जी ने ये लोगों से आग्रह बोला था कि भैया ऐसा है कि ब्रिटिशर्स हमारे पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अब इनकी बातों को नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इनके जो भी लॉ है उसको मत मानो। नहीं मानने का मतलब क्या है, जो लॉ है उसको ब्रेक कर दो। और उसकी स्टार्टिंग उन्होंने किसी की थी, सॉल्ट को बनाकर, चूंकि उस समय सॉल्ट लॉ लगा हुआ था। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान स्वॉर्ड्स वाज मेड ऑफ। टीपू सुल्तान जो साहब थे, उनकी जो स्वॉर्ड थी, मतलब कि जो तलवार थी, वो किस चीज की बनी हुई थी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कॉपर की थी, स्टील की थी, ब्रास की थी, वुड्स स्टील की थी, किस चीज की थी? जिन लोगों का आंसर वुड्स स्टील आ रहा है, थम्स अप। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान जो है वो सन है। सन का मतलब लड़के हैं किसके? हैदर अली के। और हैदर अली कहां के रूलर हैं? हैदर अली रूलर है मैसूर के। तो मैसूर में एक रूलर थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली के लड़के हैं कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान अब भाई क्या बॉडी वॉडी बनाई थी, मजबूत एकदम तगड़े वाले, बहुत भारी तलवार थी उनकी। किस चीज की बनी थी? वुड्स स्टील की। अब वुड्स स्टील एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। वुड्स स्टील ये एक हाई टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील प्रोड्यूस थ्रू अ यूनिक प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। मतलब कि ये एक अलग ही लेवल की तलवार होती थी, जिसकी उसकी हार्डनेस के ऊपर ध्यान रखा था। मतलब इतनी सॉलिड होती थी कि उसकी धार भी जल्दी नहीं पलट, अगर एक बार धार लग गई तो चाहे जितने आप गर्दन काट दो जल्दी पलटेगी नहीं। तो वो क्यों था? बिकॉज उसका जो मटेरियल यूज हुआ था, वो मटेरियल कौन सा था? ये वुड्स स्टील था। राइट? किस चीज की बनी हुई थी? वुड्स स्टील की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट फ्रॉम। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कब से स्टार्ट हुआ? डेथ ऑफ शाहजहां, डेथ ऑफ अकबर, डेथ ऑफ जहांगीर, डेथ ऑफ औरंगजेब। किसकी डेथ से ये स्टार्ट हुआ? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डेथ ऑफ औरंगजेब से उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था इनकी डेथ? 1707 में। औरंगजेब की डेथ जैसे ही होती है, इसके बाद के जितने भी मुगल एम्पायर थे, सब के सब एकदम बोरिंग लेजी पर्सन थे। इनका पास ना तो कोई विजन था, ना तो इनकी विजडम थी, बस ये खाना जानते थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत मारा। तो कहने का मतलब है, इसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद के जितने भी मुगल एम्पायर थे वो सब एकदम लेजी थे, प्रोक्रास्टिनेशन करते थे, सब बकवास किस्म के लोग थे। जो होते ना, किंग हो तो भाई मजबूत रहना चाहिए, इस तरह की कोई भी क्वालिटी इन सब में नहीं थी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया जो है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी? अब इसका आंसर क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का डिवीजन हुआ था। बंगाल डिवीजन हुआ था। अब बंगाल डिवीजन हुआ तो इस पर बहुत वाइड स्प्रेड बवाल हुआ पूरी इंडिया में। तो क्या हुआ कि इसको जाके अनल किया गया, मतलब फिर से इसको फिर से नल एंड वॉइड कर दिया गया था। कब? 1911 में। राइट? जिस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया था 1911 में, इसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। और जब इसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसी समय जो इंडिया की कैपिटल थी वो पहले कहां थी? बंगाल में ही थी, कलकत्ता में ही थी। उसको ट्रांसफर कहां कर दिया गया था? दिल्ली। तो 1911 वो साल है कि जिस समय जो कैपिटल ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता थी, उसको कन्वर्ट करके दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया था। कब? 1911 में। और इसी समय क्या हुआ था, जो बंगाल डिवीजन हुआ था उसको भी खत्म किया गया था। ये बात आपने देख ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन। शांति निकेतन को किसने एस्टैब्लिश किया? देखिए, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, नन। एक हिसाब से इसके दो आंसर हैं। नन भी इसका आंसर हो सकता है और रविंद्रनाथ टैगोर भी इसका आंसर हो सकता है।
अब इसमें क्या फर्क है, क्या समझ में आ रहा है, इसको देखने के लिए नेक्स्ट वाली स्लाइड देखिए, तब मैं आपको इसको बताऊंगा। सबसे पहले तो शांति निकेतन की ये वो है, क्या नाम है, एक इमेज मैंने लगाई है, ध्यान से देखिए। शांति निकेतन को एग्जैक्टली जो स्टैब्लिश किया था वो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब ने शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट किया था। आगे जाके जब उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उसके बाद जब सत्ता उनके बाद किसके बाद आती है, उनके लड़के रविंद्रनाथ टैगोर के पास आती है, तो उन्हीं ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया और फिर इसको एक यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट किया जिसका नाम विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। तो जो कहते थे ये नींव जो डाली थी वो किसने डाली थी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर ने। कौन थे? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद लेकिन उसको पीक पॉइंट पे लेके जाने का जिम्मेदारी किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। वह इतना पीक पे लेके गए थे कि इसको एक यूनिवर्सिटी जिसके नाम में भी कन्वर्ट किया, जिसका नाम था विश्व भारती। अब क्वेश्चन ये आता है कि शांति निकेतन एग्जैक्टली बनाया क्यों गया था? शांति निकेतन बनाया गया था शुरुआत में किस चीज के लिए बनाया गया था? यह बनाया गया था मेडिटेशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, कि लोग यहां पर आएंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छी अच्छी सी बातचीत होगी, सुकून करेंगे, अपने थिंकिंग लगाएंगे, मतलब बढ़िया वाला प्लेस था। लेकिन आगे जाके इसको और भी अच्छी अच्छी चीजों में कन्वर्ट किया गया, यूनिवर्सिटी बनी। तो अब आप समझ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का विजन कितना तगड़ा था, वो क्या सोचते थे कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि जो शांति निकेतन था उसको स्टैब्लिश किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद उनके जो लड़के थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो इसको पीक पॉइंट पे लेके गए। कितना पीक पॉइंट पे लेके गए? एक यूनिवर्सिटी तक स्टैब्लिश कर दी। किस नाम से? विश्व भारती के नाम से। अब देखो एक पॉइंट और है जो यहां पे आप देख लो कि शांति निकेतन इसको एग्जैक्टली बनाया गया था 1800 में, लेकिन 1901 में किसके द्वारा इसको बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 1901 में इसकी जो जिम्मेदारी थी वो किसने ले ली थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। नन भी लगा सकते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, लेकिन मेन नाम किसका आता है? रविंद्रनाथ टैगोर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म होने वाला है। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? किसने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा? जल्दी से बताइए। राजा राम मोहन राय? नहीं, उन्हीं ने नहीं लिखा है। दयानंद सरस्वती? हो सकता है, डाउट में है। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस? हो सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले? सत्यार्थ प्रकाश एक्चुअली जिसने लिखा है वो है दयानंद सरस्वती साहब। अब दयानंद सरस्वती साहब ने ये किताब 1875 में लिखी है। किस नाम से? दयानंद सरस्वती। किस में लिखी गई थी? हिंदी में लिखी गई थी। ओरिजिनली इसको हिंदी में लिखा गया था। अब हिंदी नॉर्मल वाली नहीं, बहुत टफ वाली हिंदी थी उस समय की। अब एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा था, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सत्यार्थ प्रकाश में यह बात लिखी गई थी कि भैया एक गॉड की वर्शिप होनी चाहिए, वन गॉड। जैसे मुस्लिम्स है ना, वो वन गॉड को मानते हैं, उसकी पर ये भी कहते थे कि इसी तरीके से होना चाहिए। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने वेदास का यूज किया है। क्या लिखा हुआ था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ द वेदास, मतलब कि जो वेद लिखे गए थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने मेंशन किया था। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते थे कि एक गॉड की वर्शिप होनी चाहिए, और वेदास के प्रिंसिपल का इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। और भी कुछ बातें थी जो मैं यहां पे बता दे रहा हूं। इन्होंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द साइंस। ठीक, डिवोशन और इंटेलेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। इन्होंने कास्ट सिस्टम की अगेंस्ट से बहुत सारी आवाज उठाई थी। दूसरे जो धर्म थे उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी इन्होंने किया था, कि जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के बिलीव होते ना बिला वजह के लिए, उसके ऊपर भी इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग लगाई थी। और ये चाहते थे कि ब्रदरहुड ऑफ मैन हर जगह फैले। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार जाके और भी स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश किताब किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती साहब ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1875 में लिखी थी। हिंदी में लिखी थी। ये किस चीज के ऊपर थी? ये थी एक गॉड के ऊपर वर्शिप करनी चाहिए। वेदास का एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया था, और भी दूसरे रिलीजन के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस की गई थी, उनके बिलीफ के ऊपर। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, क्या बात है यहां पर मैंने मेंशन कर दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हु रोट द गुलामगिरी? गुलामगिरी किसने लिखी थी? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले साहब ने लिखी, रामकृष्ण परमहंस साहब ने लिखी, दयानंद सरस्वती ने लिखी, या गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी? द आंसर इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले साहब ने गुलामगिरी लिखी है। अब एग्जैक्टली गुलामगिरी किस चीज के ऊपर थी, यहां पे देख लीजिए। गुलामगिरी सबसे पहले किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले साहब ने लिखी है। ये उनकी बेहतरीन हैंडसम वाली इमेज है। उसके बाद
किस चीज के ऊपर थी? ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और एंटी कास्ट रिफॉर्मर थे। मतलब कहां थे? महाराष्ट्र में। ये जो कास्ट सिस्टम चलता था उसके अगेंस्ट इन्हीं ने आवाज उठाई थी। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्हीं ने आवाज उठाई थी। ये जो कास्ट सिस्टम चलता था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंची जात, नीची जात, इसके ऊपर ये बोलते थे और इसी से रिलेटेड उन्होंने किताब लिखी थी जिसको हम लोग गुलामगिरी के नाम से जानते हैं। ओरिजिनली ये मराठी में पब्लिश हुई थी। कब? 1873 में, जिसका एक प्रीफेस इंग्लिश में था। द बुक एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू कास्ट से रिलेटेड इश्यूज थे इसमें, स्लेवरी से रिलेटेड इश्यूज थे, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड इश्यूज थे, जिसके ऊपर इन्होंने बात की थी। राइट? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फिले महाराष्ट्र के थे। 1875 के आसपास लिखी गई थी, 73 के आसपास लिखी गई थी। किसके ऊपर यह बात करती है? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ज्यादातर इनका फोकस था। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ उसको जानने से पहले आप ये देख लीजिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ है इसकी जो स्टार्टिंग होती है 19 अप्रैल 1775 में हुई। अब दो तीन बातें मैं इसके बारे में बता दूं। जो अमेरिका था, अमेरिका में अभी टोटल 50 स्टेट हैं, लेकिन जब अमेरिका बना तो उसमें कितने स्टेट थे? मात्र 13 स्टेट थे। इन 13 स्टेट के ऊपर किसका रूल चलता था? जनरली ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स इन 13 स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। फ्रांस की मदद से, लुई 16 जो फ्रांस के किंग थे, उनकी मदद से इन 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश से आजाद कराया गया और एक नेशन बना जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से स्टार्टिंग होती है। कब हुआ वो स्टार्ट? 1775 में स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 19 अप्रैल। और कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। The battle took place when British troops clashed with American military man, right? तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है 19 अप्रैल 1775 से स्टार्ट होता है। बैटल कौन सी थी? बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड द कॉनकॉर्ड। और इसके बाद 13 अमेरिका की कॉलोनीज को एक किया जाता है और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है, जिसको आजकल हम लोग यूएसए के नाम से जानते हैं और जिसके अभी हेड कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आई होप कि चीज़ें ठीक रही होंगी। नहीं ठीक रही होंगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड कोई बातें नहीं।